Okay, everyone, do you hear me clearly? Hello, do you hear me? यस सर, आ रही है आवाज आपकी। Thank you for letting me know. मेरा माइक प्रॉब्लम कर रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। But now, सर लिटिल बिट डिस्टॉर्शन है। भाई सबको डिस्टॉर्शन है या सिर्फ एक स्टूडेंट को डिस्टॉर्शन है? नो सर, क्लियर है वॉइस। हाँ, तो नहीं बस सर, इसका क्लियर है। मतलब है आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। चलो, दैट इज गुड। एंड कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। आप सुनाएं। That is good. Good. अच्छा, तो कैसे जा रही हैं सर्दियाँ? सर्दी तो काफी हो रही है पिछले 2-3 दिन से। यस सर, अब बैठे हुए हैं। अच्छा, चलें, ये रजाइयाँ अच्छी बात है बंद हो। कि आप घर चले गए। दैट्स गुड। यस सर। हाँ। अच्छा जी, कोई समराइज कर सकता है कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अभी आपका क्विज था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट टू प्रिपेयर द क्विज। कल ले लेंगे। ओके। ओके सर। Okay, sir. Yes, sir. कोई इशू नहीं. Always happy ओके whenever the quiz is deferred. थैंक यू सर। ओके। ठीक है, चलें। मुझे ये बताइए कि कोई समराइज कर सकता है कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? जी सर, माइक्रोस्कोप को पढ़ा था, उसके बारे में लेंसेज और उनके बारे में वो जो एडजस्टमेंट कोरस है सर वो माइक्रोस्कोपी सब पढ़ा कुछ था पढ़ा था। हमने। रेजोल्यूशन पावर पढ़ी थी और मैग्नीफिकेशन पावर पढ़ी थी हमने। एंड okay, what is the difference between resolution and the magnification power, Ghulam Rabbani? क्या फर्क होता है? यस सर। What is the difference between resolution power and the magnification power? सर रेजोल्यूशन पावर का मतलब है ना, किसी भी दो क्लोजली पॉइंट्स को जो है ना वो क्लियरिफाई करना, उनके अंदर डिफरेंशिएट करना। और मैग्निफिकेशन कितना वो बड़ा कर सकती है, एनलार्जमेंट स्ट्रक्चर। Okay, and how can we calculate the magnification power of a microscope, सर light microscope case में? सर ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की रेजोल्यूशन जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, यस। चलिए, that is good. मेरा सारे पोर्टल्स जो हैं ओपन हो गए हैं। That's fine. अब हम थोड़ा मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सॉरी। Okay. In the previous session, we actually started the topic that was about the microscopy and the cell structure, and I discussed with you a few basic points about the microscopy and some other basic concepts. उसमें हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, हमने डार्क फील्ड के बारे में पढ़ा, हमने ब्राइट फील्ड के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा, and we talked about the magnification power and the resolution power of माइक्रोस्कोप। उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप की ये एक बड़ी ही बेसिक सी जनरल इसकी इमेज देखी, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स लेबल्ड हैं हमारे पास, एंड देन वी आर एबल टू व्यू इट। उसके बाद वी डिस्कस्ड बिटवीन द रेजोल्यूशन एंड द मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे हमने ये बात की थी कि हाउ वी कैन डिटरमिन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से resolving power is dependent upon the quality and type of the lens, wavelength of the light, magnification of the microscope, as well as the method for the preparation of the specimen. इसके साथ हमने बात की the oil immersion. Why we use oil immersion, and there we discussed that if we want to reduce the difference of the refractive index, or this case में oil immersion that is beneficial
और यहाँ जब 100x ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ हम काम करते हैं तो इन दैट केस वी प्रेफर टू यूज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द इमर्जन ऑयल। फिर इसके साथ हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द लाइट और इसके साथ ये दो इमेजेस कंपेयर की थी। वन वाज फ्रॉम द लाइट माइक्रोस्कोप एंड अदर वाज दैट वाज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। रेजोल्यूशन पावर जो थी दोनों की बहुत डिफरेंस है दोनों की रेजोल्यूशन पावर में, बट यहाँ पे अगर देखें तो दोनों की मैग्निफिकेशन जो थी ये सेम थी, दैट वाज कंपेरेबल। But still here I want to clear the concept that resolution power it depends upon some certain other parameters which may include the type of the lens and quality of the lens and some etc. Here we discussed the phenomena of the use of the immersion oil that reduces the change in the refractive index and it reduces the reflection of the light, और उस पे हमने बात की इस एग्जांपल के साथ। फिर हमने फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी पे बात की जिसमें हमारे पास डार्कर अपीयरेंस जो है डेंसर मटेरियल की डार्कर अपीयरेंस आती है, और जैसे ही लाइट पास थ्रू करती है लाइट रिफ्लेक्ट करती है स्पेसिमेन के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एंगल्स पे। और हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के हमने कुछ इमेजेस देखी जिसमें पैरामीशियम बर्सेरिया, इसके साथ साथ हमने DIC नोमास्की DIC देखी, इसमें हमने प्रोटोजोन्स स्पंजोमॉर्फा पे बात की, ये जो हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था। Then we talked about dark field microscope and dark field microscope में हमने Treponema pallidum पे बात की and that was used to stain very poorly। इस वजह से dark stain जो microscope है that was very useful to view the Treponema pallidum and इसमें हमारे पास कुछ हमने जो एग्जांपल की बात की वो फिलामेंटस एल्गा और कॉलोनियल एल्गा, और इसकी अगर आप फील्ड देखें पीछे जितनी भी फील्ड है दैट इज अ ब्लैक, और जो ऑब्जेक्ट है जो हमारे स्पेसिमेन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर ब्राइट। फिर हमने जो ये नीचे जो स्केल दिया हुआ था हमने इस पे बात की, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, बड़ा जबरदस्त इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, इस पे हमने डिस्कशन की। And after that, we talked about the fluorescence microscope, and I told you in the fluorescence microscope, we label the object with a fluorescent dye, and fluorescent dye will emit the color whenever it would be, whenever it would absorb the UV light, और इसमें हमारे पास different fluorescent dyes इस्तेमाल हो सकती हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे डाइज के सेक्शन में पढ़ेंगे कि फ्लोरेसेंट डाइज कौन कौन सी हैं और किस किस टाइप्स की कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती हैं। Then we compared in all of these microscopes that we have discussed above, and इसमें हमने ब्राइट फील्ड, इसके यूजेस, इसका प्रिंसिपल्स, इसके साथ साथ हमने फेस कंट्रास्ट, इसके प्रिंसिपल्स के कमेंट्स पे बात की, साथ ही हमने इंटरफेरेंस पे, डार्क फील्ड पे, फ्लोरेसेंस पे। नाउ the thing that we need to discuss today, that is a confocal microscope, and confocal laser scanning microscope, that is a microscope which is responsible to construct a three-dimensional image of a very thick structure such as a community of the microorganisms. Keep in mind, whenever you are using the light microscope or the bright field microscope, in that case we normally use the specimen of the samples. If the sample specimen is thick, तो हमारे पास जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होती है दैट इज नॉट सुटेबल बिकॉज लाइट कैन नॉट पास थ्रू द स्पेसिमेन। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको आपको इसका दिखा सकूं, अभी प्रिंसिपल आगे दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ इतनी सी बात क्लियर कर दूं कि व्हेन एवर वी यूज द ब्राइट माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें स्पेसिमेन प्रिपेयर करना पड़ता है बड़ा स्पेसिफिक, ताकि स्पेसिमेन इतना थिन हो, ग्लास स्लाइड के ऊपर हो, ताकि उसके अंदर से लाइट पास करके ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस तक पहुंच सके। लेकिन अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किसी कम्युनिटी को ऑब्जर्व करना पड़ जाए, या अगर कोई थिक सैंपल है जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, उस केस में हमारे पास फिनोमिना क्या हो सकता है, क्या उसके लिए भी हम लाइट माइक्रोस्कोप पे डिपेंडेंट रहेंगे, या वी कैन हैव सम अदर टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स। डेफिनेटली अगर लाइट पास नहीं कर सकेगी, स्पेसिमेन में से पास थ्रू नहीं कर सकेगी, तो हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे लिए देखना आसान नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई we should have some other type of modifications, जिसमें confocal scanning laser microscope एक type है। सर आपने थोड़ा तेज बोलना शुरू कर दिया है, ज्यादा Okay, तेज। okay, मैं slow down कर देता हूँ। So डिटेल्ड ये जो confocal microscope है ये डिटेल्ड सेक्शन व्यू के लिए इस्तेमाल होती है for the interior of an intact cell, और इसमें हमारे पास जो बीम है वो लेजर बीम इस्तेमाल होती है। इंस्टेड ऑफ लाइट वी यूज द लेजर बीम,
और लेज़र बीम जो है वो इल्यूमिनेट करती है किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन को। तो लेज़र बीम का मकसद ये है कि लेज़र बीम जो है वो एक पिन पॉइंटेड एरिया को फोकस कर सकती है। इसके साथ-साथ हम क्या करेंगे कि छोटे-छोटे पोर्शंस को कन्फोकल में स्पेसिमेन के छोटे-छोटे पार्ट्स को हम फ़ोकस करेंगे और उसके बाद उसकी इमेज कंप्यूटर में कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाता हूँ एंड आई होप अगर ये वीडियो यहाँ पे चल जाए तो लेट मी ट्राई। दिस वाज़ अ वीडियो एंड आई नो इट्स यस। Chemistry basics here. Let's talk about confocal microscopy. Confocal microscope was invented because of drawbacks of fluorescence microscope. So, what are the drawbacks of fluorescence microscope? In fluorescence microscopy, it uses a high intensity UV light. As the samples are continuously exposed to high intensity UV light, it causes photobleaching. तो यहाँ पे आपने ये बात भी फोकस में रखनी है कि फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप की लिमिटेशन क्या है। उसकी लिमिटेशन ये है कि बिकॉज अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में हमें कंटिन्यूसली स्पेसिमेन को यूवी लाइट के साथ एक्सपोज करना पड़ता है और ज़्यादा जो यूवी लाइट के साथ एक्सपोजर है दैट वुड कॉज द फोटो ब्लीचिंग। तो जो फोटो ब्लीचिंग का प्रोसेस है इससे हमारा स्पेसिमेन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिम होता चला जाएगा। हमें पिक्चर डिम नज़र आएगी। इस वजह से भी ये ज़रूरत थी कि कोई और बेहतर माइक्रोस्कोप जो है उसको डेवलप किया जाए। As all the fluorescence molecules of sample above and below the focal plane gives fluorescence, the image obtained is blurred. So to solve these problems, a confocal microscope was invented. A confocal microscope is nothing but a modified fluorescence microscope with two major modifications. Number one, it uses a laser light instead of mercury arc lamp as a source of light. And number two, images are taken with a digital camera with a pinhole. अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो ये जो नीचे ये ब्लू सा स्पेसिमन है, दिस इज द स्पेसिमन ऑल ऑफ दिस। अच्छा, अब जो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप थी वो एक ही टाइम में सारे स्पेसिमन को फोकस करती थी। अब इस स्पेसिमन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पोर्शन हो सकते हैं जिनको हमने शो किया यहाँ पे, एक रेड स्टार के साथ, ग्रीन स्टार के साथ और ब्लू के साथ। तो these blue, red, green, these are the different portions, different planes of the specimen. अब होता क्या था कि फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में चूंकि वो सारे प्लेन्स को, इनमें से कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई पीछे है, इन सारे प्लेन्स को फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप एक ही टाइम में फोकस करती थी, जिसकी वजह से ये सारी लाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड लाइट्स एक ही दफा कैमरा तक पहुंचती थी, जिसकी वजह से हमारे पास इमेज ब्लर आता था। अब जो कन्फोकल है, कन्फोकल क्या करती है कि इसमें से इन सारे प्लेन्स को बारी बारी फोकस करती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये ग्रीन वाले को फोकस कर रहा है क्योंकि लेजर बीम है, तो हम एक पिन पॉइंट लोकेशन को फोकस कर सकते हैं। तो ये अभी ग्रीन को फोकस कर रहा है, उसके बाद सिर्फ ये ग्रीन लाइट जो है ये पहुंच रही है कैमरा तक। यहाँ पे कैमरा से पहले एक और मॉडिफिकेशन है जिसको हम पिन होल कहते हैं। ये पिन होल जो है ये बाकी सारी लाइट्स को जो कि हैं रेड और ब्लू, इन लाइट्स को इनहिबिट कर रहा है। सिर्फ ग्रीन लाइट जो है वो कैमरा तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब है कैमरा के पास सिर्फ एक पोर्शन का इमेज जा रहा है, जो ग्रीन पोर्शन है इसका इमेज जा रहा है। अब अगर हम इसको मजीद एक्सटेंड करते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये रेड का की लाइट जाएगी, फिर उसके पास ब्लू की लाइट जाएगी। तो इस तरह से जो डिफरेंट पोर्शंस हैं हमारे पास, उनकी जो पिक्चर है वो डिफरेंटली बनेगी इसके अंदर। What's the function of pinhole? Pinhole allows light of only one focal plane to be focused on the digital camera. The light rays coming from above and below the focal plane are cancelled out. Now let's see the working of the confocal microscope. Number 1. Laser is focused in a small region of the specimen. अच्छा, यहाँ पे एक और बात देखने वाली है आप लोगों के कि यहाँ पे जो लेजर लाइट है यहाँ से ओमिट हो रही है, डाइक्रोमेटिक मिरर से पास करती है, फिर मिरर जिसको रोटेट करते हुए स्पेसिमन तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पे वो जो बात मैंने स्टार्ट में की थी, यहाँ पे बिल्कुल वैसा नहीं है। अगर जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें तो ये होता था कि ये स्पेसिमन है, स्पेसिमन के नीचे लाइट सोर्स था,
उसमें से लाइट ने पास करना था। तो मैंने बताया था कि कनफोकल जो है ये थिक सैंपल्स के लिए भी इस्तेमाल होगी, क्योंकि इसके में नीचे से लाइट सोर्स मौजूद नहीं है और लाइट पास करने का कोई इसमें इशू नहीं है, क्योंकि लाइट ऊपर से ही आ रही है, ऊपर से ही फोकस हो रही है। The fluorescent dye in the specimen gives fluorescence which is captured by the digital camera. Number 2, using two rotating mirrors in X and Y direction, the laser is now focused in the next region of the specimen, and the fluorescence is captured by the digital camera. Number 3, the laser. अच्छा, इसी तरह से फिर ये लेजर बीम्स हैं। अब ये पूरा एक प्लेन था, ये जो पूरा एक सेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास स्पेसिमेन था। तो इसके डिफरेंट पोर्शंस को बारी बारी हमने स्कैन किया है। बारी बारी स्कैन करने के बाद scans the whole surface of specimen and images of each spot are captured. And finally, number 4, a software combines all these images into a one sharp image. Because the laser scans along the surface of specimen, confocal microscope is also known as confocal laser scanning microscope. The confocal microscope is also used for generation of 3D images. Because the pinhole allows the light from only one focal plane, the images of different focal plane can be taken and compiled into a 3D image using a software. ओके जी, तो यहाँ तक कनफोकल में किसी को कोई मसला हो, बात समझ में ना आई हो, इसके प्रिंसिपल जी। सर वो मतलब इन्होंने दिखाया था कि 11 इमेजेस फॉर्म हो रहे थे अभी जो हाँ नेक्स्ट स्लाइड तो हाँ लेकिन ये आपने बोला ना कि लेजर लाइट जो है वो एक वक्त में एक इमेज पे फोकस करती है और एक क्या मतलब इमेज जो है हमें दिखाती है, तो जी एक इमेज दिखाने के बाद वो गायब हो जाएगा मतलब और जस्ट स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो जाएगा, या वो 11 के 11 हमें एट अ टाइम नजर आएंगे? नहीं नहीं, हमें हमें नजर नहीं आ रहा, जो एक एक है सिंगल वन, वी आर नॉट व्यूइंग इट। ये सॉफ्टवेयर में जा रहा है और सॉफ्टवेयर उसको कंबाइन करके हमें ये दिखा रहा है, हमारे पास ये नजर आ रहा है जो कंबाइन। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, ये जो है दिस वन इज द मॉडिफाइड एंड वी आर एबल टू व्यू दिस ओनली। ओके जी, एनीवन एल्स यहाँ इसके आपके प्रिंसिपल की समझ ना आई हो, कोई बात आपको ऐसे इसमें इरिटेट कर रही हो? एनीवन? गुलाम रबानी? No. ओके गुड। यस सर। सर इसमें एक जो है हम लाइट माइक्रोस्कोप में वो 2D में देखते हैं ना इमेज, और ये 3D में या दिखाती या है। ठीक है। ओके सर। So we are moving next with this. Okay. With this electron microscopy, now we are able to compile the light microscopes, and now we will start the next one, that is actually the electron microscope. अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आप आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ होगा, एंड यू गाइस आर वेरी फेमिलियर विद इट, बट इसके प्रिंसिपल पे थोड़ी सी आज बात करते हैं कि हाउ इट वर्क्स and what are the different types of the electron microscope and how we prepare the samples to view under the electron microscope, and how electron microscope is useful to observe the tiny objects which are not easy to view under the light microscope. So coming next, actually electron microscope है क्या? This is the principle is same as in the light microscope, and this is comparable to the light microscope in the principle wise. और उसमें हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप में लेंजेस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लेंजेस की बजाय ग्लास लेंजेस की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंजेस हुआ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंजेस जो हैं ये बिट डिफरेंट, बिकॉज इस केस में जो लाइट माइक्रोस्कोप में हमने देखा था कि हमारे पास ग्लास लेंजेस थे, वो इसलिए थे कि वी हैड टू व्यू द लाइट बीम। उसमें हम लाइट बीम को चेंज करते थे, उसको ऑब्जर्व करते थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चूंकि हमें लाइट बीम ऑब्जर्व नहीं करनी, यहाँ पे लाइट बीम की जगह बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल होती है। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको हैंडल करने के लिए वी डू नॉट नीड द ग्लास लेंसेज, वी नीड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं, इलेक्ट्रॉन बीम है,
फिर इसके अलावा फ्लोरिसेंट स्क्रीन हुआ करती है जो कि मैग्नीफाइड इमेज को प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो एक इमेज प्रोड्यूस करती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन फोटोग्राफ या इलेक्ट्रॉन फोटो माइक्रोग्राफ। ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होता है नॉर्मली। जो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस करती है ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है, लेकिन इसको फिर सॉफ्टवेयर्स के साथ हम कलर्स देते हैं। जो हम बुक्स में देखते हैं या हम बहुत सारी जगहों पे जो इसको ऑब्जर्व करते हैं कलर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माइक्रोग्राफ, वो सॉफ्टवेयर्स के साथ कलर्ड होते हैं। अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खुद से इमेज प्रोड्यूस करती है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है नॉर्मली। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है दैट इज 100,000 टाइम, 1 लाख गुना इसकी, यू कैन से इन द सिंपल वर्ड्स 100,000 टाइम इसकी मैग्निफिकेशन पावर है। और जो रिजॉल्विंग पावर है दैट इज 0.3 नैनोमीटर, एंड दिस 0.3 नैनोमीटर वुड बी that would be equal to 0.3 into 10 raised power -3 माइक्रोन मीटर। और ये लाइट माइक्रोस्कोप से कोई तकरीबन 1000 टाइम बेहतर है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, दिस इज लोअर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और कितने टाइम लोअर है? तकरीबन 1000 टाइम। जितनी वेवलेंथ हमारे पास बेहतर है उतनी हमारे पास रेजोल्यूशन पावर जो है वो बेहतर आएगी। सो इस वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हमारे पास बहुत बेहतर है, और दिस इज 1000 टाइम्स हायर एज कंपेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप। अब अगर आगे चलें तो लाइट माइक्रो, मैंने अभी एक वर्ड मैंने यूज किया कि दोनों का प्रिंसिपल शायद सिमिलर है। तो अगर दोनों के प्रिंसिपल को हम कंपेयर करें तो इस कंपैरिजन में वी सी द कंडेंसर लेंस हियर। ये लाइट माइक्रोस्कोप की बात मैं करने लगा हूं अभी। दिस इज द लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें होता क्या है, नॉर्मली कंडेंसर लेंस होता है, स्पेसिमेन रखा हुआ है, और कंडेंसर लेंस के नीचे लाइट सोर्स है, लैंप है। लाइट वहां से जनरेट होती है, कंडेंसर लेंस में से पास करती है, स्पेसिमेन में से पास करती है, और ऑब्जेक्टिव लेंस भी आती है। ऑब्जेक्टिव लेंस इसको, इस इमेज को इन्वर्ट करता है, और हमें फिर आई पीस तक लाइट जाती है, आई पीस इसको फिर इन्वर्ट करता है, और हमारे पास फाइनल इमेज नजर आता है। ये यहाँ पे एरो के निशान जो है ये इन्वर्जन को शो करने के लिए दिखाए गए। स्पेसिमन जो है वो इस एंगल पे पड़ा हुआ है, उसका एरो इधर है। जब ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा कोई भी इमेज क्रिएट करेगा तो ऑब्जेक्टिव लेंस इन्वर्टेड इमेज क्रिएट करेगा। यहाँ पे एरोज इस साइड पे, यानी उल्टा इमेज नजर आएगा। फिर जब ये आई पीस में से पास करेगा तो आई पीस इसको फिर इन्वर्ट करेगा। तो अब आई पीस जो है ये एग्जैक्टली स्पेसिमन के एंगल पे ही हमें, स्पेसिमन के प्लेन पे ही हमें इमेज दिखाएगा। तो दिस इज द लाइट माइक्रोस्कोप। व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इसमें नॉर्मली होता यूं ही है, खास तौर पे जो इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो टाइप है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसकी ये ज्यादातर उसका प्रिंसिपल सिमिलर है। उसमें यहाँ पे हमारे पास कंडेंसर लेंस की बजाय मैग्नेट लेंस होते हैं। उससे पहले एनोड है, और उससे पहले एक टंगस्टन फिलामेंट है जो कि कैथोड के काम के तौर पे काम करता है। और इस कैथोड प्लस एनोड को हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे लैंप था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है, दैट वुड बी ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रॉन। और कंडेंसर जो है उसको कंडेंसर लेंस है, यहाँ पे कंडेंसर लेंस मैग्नेट है जो कि लाइट बीम को कंडेंस करके फोकस कर रहा है, स्पेसिमन में पास कर रही है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैग्नेट है, ऑब्जेक्टिव मैग्नेट के बाद यहाँ पे प्रोजेक्टर मैग्नेट है, और उसके बाद हमारे पास फाइनल फोटोग्राफ जो है वो एक फिल्म के ऊपर क्रिएट होता है। तो मोर और लेस द प्रिंसिपल इज सिमिलर इन बोथ केसेस। ठीक है, तो दिस वाज। अब अगर आगे चलें तो देर आर डिफरेंट ड्रॉबैक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कुछ यूजेस को लिमिटेड किया जा चुका है, जिसको हम ड्रॉबैक कंसिडर कर सकते हैं। एक ये है कि जितने भी इसके लेंसेज हैं या स्पेसिमन हैं, दैट शुड बी इन द वैक्यूम। तो ये जितना भी अभी हमने ये पीछे इसका देखा है, ये लेंसेज और स्पेसिमन जो है ये वैक्यूम में होने चाहिए। यानी कि वी हैव टू एक्सट्रैक्ट आउट द एयर फ्रॉम द चैम्बर्स। अगर चूंकि एयर एक्सट्रैक्ट आउट करने की वजह ये है कि क्योंकि यहाँ पर अभी देखा है हमने कि इलेक्ट्रॉन बीम हम इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन बीम जो है अगर एयर मौजूद होगी तो एयर के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन बीम को डाइफ्रैक्ट या डिफ्लेक्ट करने की रीजन बनेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास इमेज डिस्टॉर्टेड आएगी। तो इस डिस्टॉर्शन से बचने के लिए वी हैव टू क्रिएट द वैक्यूम वेयर द सैंपल इज एंड वेयर आर द मैग्नेटिक लेंसेज। अच्छा, अब इस वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो पूरे का पूरा यूनिट है ये काफ़ी बल्कि यूनिट बन जाता है, एक बहुत बड़ा सेटअप बनता है जो कि वैक्यूम जनरेट करता है, जिसके अंदर हम स्पेसिमेंस को रख सकते हैं, जिसके अंदर हम मैग्नेटिक लेंसेज को रख सकते हैं। इसी वजह से, इस बल्कीनेस की वजह से ये यूनिट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, एक्सपेंसिवनेस एंड बल्कीनेस।
इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए सैंपल प्रिपरेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी आपने देखा है कि हमें वैक्यूम क्रिएट करना है, हमें स्पेसिमेन को कट करना है, स्पेसिमेन छोटे साइज का होना चाहिए, किस तरह से कट करना है। कटिंग के लिए अलग से मशीन है जिसको हम माइक्रोटॉम कटर के नाम से भी याद करते हैं, क्रायोस्टेट कटर्स हैं, दे आर डिफरेंट थिंग्स। तो इस वजह से इसका स्पेसिमेन प्रिपरेशन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिस वजह से इसका ये से कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जो कि मैं चाह रहा था कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही फाइनल हमारे पास नहीं है। इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं और हमारे पास अल्टरनेटिव वेज भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ जी यहाँ पे जो दो बेसिक टाइप हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, उनमें एक आएगी द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द सेकंड वन वुड बी द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन को हम टेम कहते हैं, TEM, और स्कैनिंग को हम सेम कहते हैं, ठीक है। दे आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके गाइस, up to this point, if you have any question, you may ask. सर लाइट माइक्रोस्कोप में जो है वो मैग्नेट नहीं थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैग्नेट थे, लेकिन मतलब इमेज तो सेम ही फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे तो मैग्नेट्स का जो है वो फंक्शन क्या है? यहाँ पे देखे ना बेटा, यही तो हमने देखा है यहाँ पे कि यहाँ पे मैग्नेट्स की जगह कंडेंसर, यहाँ पे लेंसेज हैं, ग्लास लेंसेज हैं। अब यस चूंकि सर। हाँ, ग्लास लेंसेज हैं इसलिए कि हमें लाइट बीम को फोकस करना है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइट बीम तो यूज नहीं कर रहे, हम तो इलेक्ट्रॉन की बीम यूज कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो ग्लास लेंसेज से तो फोकस नहीं हो सकती, उसके लिए हमें लेंस, मैग्नेट लेंस चाहिए। तो ये मैग्नेट लेंस ठीक का यहाँ वही ठीक हो काम गया है, सर। हाँ, जो ग्लास लेंसेज का। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये बल्कि यूनिट बता दे, ये क्या चीज होती है? बल्कि यूनिट बल्क 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 का सिर्फ इतना सा है, ये इंग्लिश का वर्ड है, द हैवीएस्ट, द लार्ज, बल्कि। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है कि व्हेन एवर वी हैव टू क्रिएट द वैक्यूम एंड वी हैव टू प्रिपेयर द स्पेसिमेन, तो हमारे पास जो एक माइक्रोस्कोप बनेगी, बहुत बड़ा एक यूनिट बनता है। ये माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसको रखने के लिए काफ़ी बड़ा कमरा चाहिए होता है। जितनी हमारी, मेरा हाल छोटी नीचे लैब है, इतना रूम तो कम से कम चाहिए। तो बल्कीनेस, काफ़ी लार्ज साइज का यूनिट बन जाता है जिसको हमने रखना है रूम में। ओके, एनीवन एल्स? सर सर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी सेम प्रिंसिपल होता है या नहीं? स्कैनिंग का भी आपको बताने लगा हूँ आगे। यहाँ पे दोनों का इमेजेस का डिफरेंस दिखाऊंगा, और उसके बाद इनका इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, एनीवन एल्स? Okay, no question. So we move next. There is an image, and here I want to show you the difference between the TEM and the SEM images. Scanning, as its name is indicating, that would scan the surface of the object. अब अगर यहाँ पे देखें तो ये बैसिलस, ये हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरिया है, और जिनको हम स्कैन करके इनका एरियल इमेज देख रहे हैं, लाइक हियर दिस इज द स्कैनिंग माइक्रोस्कोप इमेज। ये जो है दिस इज अ ट्रांसमिशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम इनसाइड डिटेल्स देखने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्स की इनर डिटेल्स। ट्रांसमिशन, इट मींस दैट the electron beam that would transmit through the specimen, or scanning means that the electron beam that would scan the surface of the microorganism. तो ये बेसिक इसमें डिफरेंट है। जो बुक्स में हम बड़ी ड्रामेटिक किस्म की पिक्चर्स देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होती है, लाइक हियर। अब इसमें ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये कलर सॉफ्टवेयर इन्हांसमेंट से आया हुआ है, अदरवाइज इसमें भी ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही होगा इसी तरह का। तो ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, नॉर्मली दिस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द टू ऑब्जर्व द इनसाइड डिटेल्स, एंड इस वजह से ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और हमने अक्सर बुक्स में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की इमेजेस भी देखी हुई है, और बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स में हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ट्रांसमिशन बेस्ड इमेजेस भी देखी होंगी। अच्छा, अब अगर इस पे जरा बारी बारी दोनों पे फोकस करें, तो सबसे पहले ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इसके बारे में हम कह सकते हैं that can be used to observe the fine details of the cell structure। और इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है, पास थ्रू करती है स्पेसिमेन में से। स्पेसिमेन में से जब बीम पास करती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्कैटर करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जब
मैग्नेटिक लेंसेज में से ये बीम पास करके फाइनली इमेज बनाती है। तो इमेज में जो सेल का डेंसर एरिया है वो डार्क नज़र आता है, और जो सेल का लाइटर एरिया है वो हमें लाइट नज़र आता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एरिया हमें डार्क नज़र आ रहा है साइडों पे, दिस वुड बी मोर डेंस, सो इस वजह से हमें ये डार्क नज़र आ रहा है। तो दिस इज द प्रिंसिपल। अब जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, इसके लिए वी हैव टू प्रिपेयर द सैंपल। हमें हमें सैंपल को बाकायदा तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि सैंपल ने वैक्यूम में रखना है आपने, और उसमें सैंपल जो है उसको कैसे हैंडल करना है, या स्पेसिमेन प्रिपरेशन के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। उसमें सबसे पहले थिन सेक्शनिंग है। उसमें यह है कि वी हैव टू कट द सैंपल्स वेरी थिन इन द थिन पीसेस। करेंगे कैसे कि हम पहले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे विद द प्रिजर्वेटिव अपने सैंपल पे, और उसके बाद हम अपने सैंपल को एम्बेडेड करेंगे प्लास्टिक रेजन के अंदर, प्लास्टिक रेजन्स के अंदर। ये पैराफिन भी हो सकते हैं, ये कुछ और टाइप्स के रेजन्स भी हो सकते हैं। उसके बाद वी विल यूज द माइक्रोटॉम कटर्स या सम अदर कटर्स टू कट द स्लाइसेस एक्सेप्शनल थिन, और उसके बाद हम ऑन थिन स्लाइसेस को हैवी मेटल्स के साथ स्टेन करेंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप के लिए हमें स्टेनिंग चाहिए ना। तो हम यहाँ पे जो स्टेनिंग कर रहे हैं वो हम हैवी मेटल्स के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये जो एक्सेप्शनल थिन स्लाइसेस हैं, ये बाज़ औक़ात हम इतने थिन स्लाइसेस कट करते हैं कि अगर एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया वो भी डिफरेंट स्लाइसेस में कट होता है। तो यहाँ से इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाउ थिन स्लाइसेस वी हैव टू कट, और एक बैक्टीरिया जो है उसके भी सर्टन उसको भी स्लाइसेस में कट किया जा सकता है। तो ये माइक्रोटॉम कटर हमारे पास इतने फाइन हुआ करते हैं लैब्स के अंदर। वी यूज दैट cutters to cut the specimen and to prepare the specimen for the transmission of electron microscope, because अगर स्लाइस थिन नहीं होगा तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन की बीम प्रॉपरली पास नहीं कर सकेगी, एंड इफ द बीम इज अनएबल टू पास थ्रू, हमारे पास स्ट्रक्चर बिल्ट नहीं होगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे कुछ टेम के ड्रॉबैक्स हैं। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यह है कि सेल डिस्टॉर्शन होती है, और सेल डिस्टॉर्शन जो है यानी सेल डिस्टॉर्ट करना पड़ता है ना हमें। हम उसको कट करेंगे या उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन की जो बीम पास थ्रू करेगी, दैट वुड डिस्टॉर्ट द सेल्स, और इसके रिजल्ट में एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जब हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं, उसको कट करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको प्लास्टिक रेजन के साथ ट्रीट करते हैं, तो उसमें हमारे पास आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स, ये आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं जी? आर्टिफैक्ट्स कोई बता सकता है गूगल किए बगैर? आर्टिफैक्ट्स इंग्लिश का वर्ड है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाना, शायद खराब हो जाना स्ट्रक्चर। Yeah, a bit in sense you can use this word कि हमारे पास कुछ फॉल्स इमेजेस आना, स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कुछ फॉल्स नेगेटिव इमेजेस जनरेट होना, यानी कि हम माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं, उसके साथ हमें कोई और ही डॉट्स नज़र आ रहे हैं, स्लाइड गंदी है, तो वो डॉट्स जो हैं वो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं बिटवीन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दैट आर्टिफैक्ट्स। तो ये टेम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक सेल डिस्टॉर्शन है, और उसके साथ दूसरा हमारे पास आर्टिफैक्ट है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम टेम की सैंपल प्रिपरेशन की हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं। एक तो है, उसको कहते हैं फ्रीज फ्रैक्चरिंग। फ्रीज फ्रैक्चरिंग, इसमें हम बाज़ का सेल्स को प्रिपेयर करते हैं फ्रीज करके, हम सेल को फ्रीज करते हैं, उसको फिर फ्रैक्चर करते हैं, और फ्रैक्चरिंग के रिजल्ट में वी ऑब्जर्व द सेल वेरी फाइनली। तो इसमें सैंपल प्रिपरेशन में एक टर्म इस्तेमाल होती है फ्रीज फ्रैक्चरिंग की। उसमें सैंपल को हम फ्रीज करेंगे, और फ्रीज करने के बाद उसको नाइफ के साथ फ्रैक्चर करेंगे ऊपर से। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मेथड लिखा हुआ है टू ऑब्जर्व द शेप ऑफ द स्ट्रक्चर विद इन द सेल, अब सेल के अंदर जो शेप्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम फ्रीज फ्रैक्चरिंग करते हैं। उसमें हम करते क्या है, तो स्पेसिमन को रैपिडली फ्रीज करते हैं, उसके बाद नाइफ ब्लेड के साथ स्पेसिमन को स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद उसको फ्रैक्चर करते हैं, और सेल्स को ओपन करते हैं, सेल्स ब्रेक ओपन, और सेक्शन इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ द कार्बन टू क्रिएट अ रेप्लिका। अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक सेल था, इसको हमने फ्रीज किया, फ्रीज करने के बाद हमने नाइफ की टैपिंग से इस सेल को ओपन कर दिया। लाइक ये अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज नाइफ दैट हैज ओपन द सेल। अब ओपन कैसे हुआ कि ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन थी ना, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन,
तो इस तरह से ओपन हुआ कि हमने इस मेम्ब्रेन के भी 2 पार्ट्स इसको भी ब्रेक ओपन कर दिया। कैसे? कि इसका एक पोर्शन जो कि इंटरनल पोर्शन था वो यहाँ पे, और ये हमने सेलुलर मेम्ब्रेन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे कि अब इस सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, यहाँ पे लिपिड बाइलेयर्स हैं। इन इंटरनल स्ट्रक्चर की विजुअलाइजेशन के लिए वी वुड यूज दिस टेक्निक, जिसको हम कहेंगे फ्रीज फ्रैक्चरिंग। और इसमें कर क्या रहे हैं कि हम सैंपल को फ्रीज कर रहे हैं, फ्रीज करने के बाद नाइफ टैपिंग के जरिए हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, और इस ब्रेकेज के रिजल्ट में हो क्या रहा है कि हमारे पास सेल ब्रेक ओपन हो रहा है। उसके रिजल्ट में हम उसके बाद हम सेक्शन कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। ये जो सेक्शन ओपन हुआ है इसके ऊपर कार्बन लेयर की कोटिंग करेंगे, और उस कार्बन लेयर की कोटिंग को वी विल ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, और हमारे पास कुछ इस तरह के रिजल्ट्स इसमें आएंगे। ये जो हमारे पास इनसाइड ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है, यानी कि दिस वन, ये पोर्शन यहाँ पे नजर आ रहा है ये, और जो ये पोर्शन है दिस वन, दिस इज व्यूइंग हियर। तो अगर आप देखें तो इस वाले के अंदर ज्यादा डॉट्स नजर आ रहे हैं, दिस इज मोर रफ, एंड दैट इज इंडिकेटिंग एग्जैक्टली दैट इज इंडिकेटिंग द प्रोटीन व्हिच आर एम्बेडेड हियर। ठीक है, आप इस पे एक दफा देखें, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके। ओके जी, सो मुझे बताइए कि यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों को, कोई बात समझ में ना आई हुई हो? सर इसमें हम लोग कार्बन शीट्स क्यों बनाते हैं, डायरेक्ट हम स्पेसिमेन को ऑब्जर्व नहीं करते? डायरेक्ट ये स्पेसिमेन जो है ये लेज़र बीम इलेक्ट्रॉन बीम के साथ ऑब्जर्व किया नहीं जा सकेगा। हम इसके ऊपर कार्बन लेयर कोट करेंगे, और जो कार्बन लेयर है वो इन प्रोटीन्स या इंटरनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली एक रेप्लिका बन जाएगा हमारे पास, शीट रेप्लिका। और फिर हम उस रेप्लिका को वैक्यूम में रख के या उसको चैम्बर्स में रख के उस रेप्लिका को एक्चुअली ऑब्जर्व करेंगे, जो कि हमें इंटरनल पैटर्न जो था उस पैटर्न की डिटेल प्रोवाइड करेगा। तो स्पेसिफिकली हम ये इस पैटर्न को, जो ब्रेक पैटर्न है, इसको डायरेक्टली हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते। इसकी सैंपल प्रिपरेशन जो है वो नहीं पॉसिबल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए। ओके अच्छा जी, कोई और सवाल जी यहाँ तक? नो क्वेश्चन। ओके, सो वी आर मूविंग सर आपकी नेक्स्ट। आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। I think there is something bad with your internet. From my side, this is very okay. Anyways, अच्छा जी, बाकी किसी को भी मेरी वॉइस डिस्टॉर्टेड आ रही है? नो सर। पता नहीं, फिर इंटरनेट के कुछ इश्यूज हैं। एनीवेज आई ट्राई कि मैं इसको कुछ कवर अप करने की कोशिश करूं। अच्छा जी, अगला चलते हैं जी। एक बात जो है वो फ्रीज फ्रैक्चरिंग थी, और दूसरी जो है दैट इज द फ्रीज एचिंग। और फ्रीज एचिंग जो है, दिस इज देयर टू एक्सपोज द अंडरलाइंग रीजन्स। और इसमें हम करते क्या है कि हम जो फ्रोजन सर्फेसिस हैं उनको फ्रैक्चर करने के बाद एक्सपोज करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं वैक्यूम में, और फिर ड्राइड पोर्शन को हम देखते हैं। दिस इज समथिंग अ बिट डिफरेंट, फ्रीज एचिंग। और दिस इज अबाउट द टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें हम सैंपल को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं,
सैंपल को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, इसके बारे में बड़ा हमने ब्रीफली पढ़ा है। उसके बाद हम डिटेल में जाते हैं फॉर द सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड दिस इज देयर फॉर ऑब्जर्विंग द सरफेस डिटेल्स ऑफ द सेल्स। अभी हमने जो पीछे इमेज देखी थी स्कैनिंग की, सरफेस डिटेल को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। और वी हैव स्पेसिमेन दैट इज कोटेड विद द थिन फिल्म ऑफ द मेटल। हम स्पेसिमेन को पहले मेटल की थिन फिल्म के साथ कोट करेंगे, फिर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैन बैक एंड फोर्थ होगी ओवर द सरफेस। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे फ्रॉम द सैंपल, और हमारे पास एक 3D इमेज जो है वो नज़र आएगा। किस तरह का नज़र आएगा? इस तरह का 3D इमेज, ठीक है, दिस वन। तो इसमें हम यहाँ पे दो बातें याद में रखिएगा कि इसमें हम स्कैनिंग करते हैं सरफेस की, और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बैक एंड फोर्थ एक्ट करती है, इस पे स्ट्राइक करती है सरफेस पे, और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, वो रिफ्लेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द सैंपल, और हम 3D स्ट्रक्चर को हम देखते हैं अंडर द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज द सेम। तो ये फ़र्क है टेम में। टेम में ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रॉन बीम की थ्रू द सैंपल, और यहाँ पे हमारे पास चूँकि ट्रांसमिशन नहीं होती, यहाँ पे हमारे पास बैक एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्कैन करती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और फिर रिफ्लेक्ट होते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक 3D इमेज क्रिएट होता है। सो दिस इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दिस इज़ अ बिट डिफरेंट। इसका प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑल्दो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसा कि lenses हैं या इलेक्ट्रॉन गन है, these are the similar as we have discussed in the TEM। अब अगर आगे थोड़ा सा मूव करें हम, तो द नेक्स्ट वन दैट इज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। अच्छा जी, अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिस्कस की है, इसके दो टाइप्स पे बात की है। इफ़ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यू मे आस्क, प्लीज बी क्लियर अबाउट इट एंड डू नॉट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चंस। अब्दुल नहीं, गुलाम रबानी, यस गुलाम रबानी, आर यू क्लियर विद इट? यस सर। इस क्लास में एक उज़ैर हुआ करता था, उज़ैर, उज़ैर बलोच। रुबानी, मुझे अटेंडेंस के टाइम पे याद करवाना, इसकी ऑप्शन मार्क करूंगा, ये लॉग इन करके निकल गया हुआ। अच्छा, इसके अलावा जी इस क्लास में जी सर, हमारे, जी सर। हाँ आ गया, क्या हाल है तुम्हारा? सर यहीं पे हो। मैंने यही तो नहीं, मैंने कहा क्या हाल है तुम्हारा? सर नहीं है, कोई हाल नहीं है सर। क्यों, क्या हो गया? अच्छा, अभी मुझे कोई दुखी स्टोरी मत सुनाना प्लीज, मुझे ये बताओ कि तुम्हें व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेम सर एंड मेरी टेम? आवाज आ रही है? बड़ी देर बाद आ रही है तुम्हारी आवाज। सर सिग्नल का मसला है शायद। तुम हो कहाँ पे, मुझे ये बताओ। सर कल आया हूँ कोयटा। तो कोयटा में तो सिग्नल्स का कोई मसला नहीं है, हैं? चलो तुम्हारा सर इलाज करते हैं इतना कहीं पे। मसला होता है? तुम बड़े बिगड़ गए हो कोयटा जाके ना। ठीक है ओके, सर, कल यस। आया हूँ। अच्छा, कल गए हो, दैट्स गुड। ओके, सैफुल्लाह, आर यू देयर? इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? जी सर। दैट इज गुड। ओके, और कौन है इस क्लास में? यस, जाकिरुल्लाह, हाउ आर यू? जाकिरुल्लाह, Zakirullah is unable to Yes, sir. listen. Yeah, how are you? How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मैं खैरियत सुनाओ सर। बिल्कुल ठीक। अभी समझ आई है इस लेक्चर की? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? समझ गए। Good. And here I have another student in the participant list, Muhammad Noman Ali. Noman, Yes, sir. are you getting the all the stuff that we have talked about? Yes, sir. Okay. इसके अलावा जी और कौन है इस क्लास में?
Yes, Seher Sajid. Yes, sir. Okay, Seher, what is the principle, what is the way of the scanning electron microscope to work? Scanning. Seher, अभी भी पढ़ाया मैंने. जी सर, पढ़ाया है आपने. हाँ, thank you for मैंने acknowledgement. बोला है. Okay, Rahima मैं Rana. Rahima, are you there? जी जी सर, यहीं पे हूँ। हाँ, चलें ये बताएं कि एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करती है. What do you know about it? सर बेसिकली जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम लोग मतलब शेप को देखते हैं और शेप को वर्क कैसे करता है देखते हैं, मतलब शेप को हम बाहर सरफेस से शेप हम सरफेस सरफेस को स्कैन. देखते हैं, हाँ. सरफेस स्कैन करते हैं और उसमें हम लोग मतलब जो ट्रांसमिशन होता है उसमें तो हम इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं ना, जो एनोडर कैथोड से मिलके बनी होती है जो ऑब्जेक्टिव, लेकिन दूसरे में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग सर उसमें फ्रीजिंग भी करते हैं सेल की, फिर हम उसके ऊपर वाली और इंटरनल और उसके से ऊपर वाली सरफेस को भी देखते हैं. हाँ नहीं, अभी सिर्फ उसमें राहिमा राना बताएंगे मुझे. उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं और मैग्नेट्स भी नहीं यूज करते और किसमें, ऐसे ही स्कैनिंग में? नहीं वो तो लाइट में अल्लाह सर पता नहीं क्या। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, हरगिज मैंने ऐसा नहीं कहा. आप प्लीज इसको लेक्चर को थोड़ा ध्यान से सुने. व्हेनेवर आई आस्क्ड यू गाइस टू आस्क द क्वेश्चन, तो कुछ सवाल पूछा करें अगर बात समझ में ना लगे तो. मिक्स कर दिया मैंने, नहीं नहीं सर या समझ आई मिक्स, काफी सारा मिक्स कर दिया आपने. चलें इस पे गौर करें, इस पे देखते हैं, फिर अगली क्लास तक बात करते हैं अगर बात समझ में. अनिला खान, आर यू देयर? यस सर. ओके अनिला, क्या पढ़ा है अभी तक हमने? सर कल बताऊं? चलें मैं आपका नाम लिख लेता हूँ. आपने कल सबसे पहले समराइज करना है सारा आज वाला लेक्चर जो हमने अभी तक यस सर. आज से एंड तक पढ़ेंगे. जी सर. अनीला खान, मैंने लिख लिया जी अपने राइटिंग पैड पे आपका नाम. ओके जी. सो नेक्स्ट वन दैट वी हैव द बिलाल अरशद. बिलाल, आर यू देयर? बिलाल. यस सर. गुड. बिलाल, आज अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जरा समराइज कर दो अपने अंदाज में. सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा. सिर्फ और भी पढ़ा सर. यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या पढ़ा है ये आपने बताना है. सर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है सर. बिलाल, कल बता लोगे? यस सर. चलो कल देख के आना, जरा तुम्हारा भी नाम लिख लेता हूँ. ओके जी. आई जस्ट ट्राइड कि आप लोग क्लास के साथ इन टच रहें, अदरवाइज आई नो दैट समटाइम अटेंशन इज डाइवर्टेड इन सम केसेस. माई पॉइंट इज दैट कि यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द थिंग्स अलॉन्ग विद मी. साथ ही साथ मेरे साथ साथ तैयारी करते चले जाएं, बेहतर होगा, क्योंकि मिड्स नहीं हुए और एट द फाइनल अ लॉट ऑफ सिलेबस वुड बी कंपाइल्ड फॉर यू गाइस. तो इस वजह से प्रिपरेशन अपनी और स्ट्रॉन्ग रखिएगा. अच्छा जी, वी हैव टॉक्ड अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेरी ब्रीफली एंड उसमें हमने कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ने की कोशिश की है. फिर हम अभी आगे बात करने लगे हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी की. और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जो है दैट इज मोर एडवांस्ड वर्जन एंड दैट इज यूज टू फॉर द डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द सरफेस. और इसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से थोड़ी बेहतर इसकी रेजोल्यूशन है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं whenever we need to get more clear images as compared to more fine images as compared to the electron microscope. तो इस केस में we need the atomic force microscopy. अब इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो होता है दिस इज जस्ट लाइक द स्टाइलस माउंटेड ऑन द आर्म ऑफ अ रिकॉर्ड प्लेयर. आपने किसी ज़माने में वो पुराने मूवीज़ के में वो रिकॉर्ड प्लेयर्स देखे होंगे जिनके अंदर एक वो बड़ा सारा डिस्क होती है ब्लैक कलर की, और वो डिस्क मूव करती है, उसके ऊपर एक स्टाइलस माउंट किया होता है और उसमें से एक साथ में बड़ा सारा स्पीकर टाइप होता है जिसमें से गाने की आवाज़ें निकल रही होती हैं.
पुराने रिकॉर्ड प्लेयर्स। जी सर, देखा हुआ है। हाँ, तो इस एटॉमिक फोर्स के एग्जांपल कुछ उस तरह की लें। वो जो नीचे ब्लैक डिस्क है वो स्पेसिमन है, उसके ऊपर वो स्टाइलस लगा हुआ है, एक नीचे स्पेसिमन मूव कर रहा है और स्टाइलस जो है वो स्पेसिमन की सारी सरफेसेस को बारी बारी जो है वो रीड कर रहा है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास एक इमेज क्रिएट हो रहा है जिसको हम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी कहते हैं। और ये जो स्टाइलस है ये बड़ा शार्प प्रॉब होता है, इतना शार्प होता है कि जो जो हमारे पास स्पेसिमन है उसके अंदर मौजूद जो एटम्स हैं, ये उन एटम्स के बम्प्स एंड वैलीज, उतार चढ़ाव, बम्प्स एंड वैलीज को फील कर रहा होता है। और इसके बेस में हमारे पास जो मेयर है, जो हमारे पास एग्जैक्टली जो लेज़र है वो इस स्टाइलस के स्टाइलस की बम्प्स एंड वैलीज की ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमारे पास लेज़र जो है वो एक शार्प इमेज प्रोड्यूस करता है, जो कि कंप्यूटर में जाके हमारे पास मॉडिफाई होती है और जिसको हम मज़ीद क्लियर करके देख सकते हैं। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ कि हम इसमें करते क्या है। Are you able to view my slides? नो सर। नो सर। I don't know No, what sir. happened. I know what happened to the slides. Just give me a second. Okay, and this one. हो रही है शो सर अब। या तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इसके अंदर स्टाइलस जो है ये इतना शार्प है कि दैट कैन फील द बम्प्स एंड वैलीज ऑफ द एटम एंड इट कैन मेजर द लेज़र मोशन। और हमारे पास जो है वो कंप्यूटर बेस्ड इमेज प्रोड्यूस होता है और रिजॉल्विंग पावर जो है इसकी इसकी बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसमें हमारे पास सैम्पल प्रिपरेशन का भी मसला नहीं है। इसके अलावा ये जो है ये वी कैन ऑब्जर्व इट अंडर अंडर द एयर और इवन इन द लिक्विड फॉर्म। इसके लिए हमारे पास ये भी कोई मसला नहीं है कि जी हम इसको वैक्यूम में देखेंगे या हम इसको इसके लिए हमारे पास को बल्कि यूनिट ऑफ वैक्यूम हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। सो इस वजह से दिस एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप दैट इज अ बिट बेटर एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, तो दिस वाज एटॉमिक फोर्स। अगर हम मूव करें तो ये जो हमारे पास डायग्राम है ये एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप से क्रिएट हुई डायग्राम है। दिस वन इज ऑफ द डीएनए। यहाँ पे हमारे पास डीएनए के साथ पॉलीमरेजेस अटैच्ड हैं, दिस वन, एंड दिस इज हियर टू ऑब्जर्व। ये एक बड़ी क्लियर आप देखेंगे डीएनए का जो थ्रेड है दैट इज वेरी स्मॉल एंड वी आर एबल टू व्यू दिस वाया द एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। ठीक है। अच्छा, अगला है जी यहाँ तक हमने माइक्रोस्कोपी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे डाइज और स्टेनिंग पे बात करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ तक प्लीज़ बता दें कि कोई बात समझ में ना आई हो या आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो हम फिर उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर सब कुछ क्लियर है सर तो हम जी सर हमने ये पढ़ा है अभी अभी के एटॉमिक माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा होती है। तो सर ये डीएनए के स्ट्रक्चर्स, इनके सीक्वेंसेस वगैरह ये फिर हमने इस माइक्रोस्कोप से पढ़े हैं? नहीं, जो डीएनए का स्ट्रक्चर और सीक्वेंसिंग है वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए वाया दिस माइक्रोस्कोप। वी वुड यूज द सीक्वेंसर्स, जिसमें हमारे पास सेंगर सीक्वेंसर्स हैं या हमारे पास एनजीएस हैं या इसके अलावा लेटेस्ट सीक्वेंसर्स मशीन्स हैं, वो एक डिफरेंट फिनोमिना है। और ये जो है ये सिर्फ स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करने के लिए है माइक्रोस्कोप्स। डीएनए सीक्वेंसिंग इसके थ्रू नहीं है, वो डिफरेंट एक इसका सिनेरियो है। आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें आप सीक्वेंसर्स, एनजीएस और उसके प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे। ठीक है। जी अच्छा, सर, ओके। चलें जी, so we are going to start with the microscopic techniques, different dyes and staining that can be used to observe the microscopic objects. चूँकि at the start of this सर जी chapter सर ये जो जी सर ये सर सर ये एटॉमिक प्रिंसिपल फोर्स जो काइंडली रिपीट है इसके करें। अंदर हम कलरफुल नहीं देखते हैं माइक्रोग्राफ जो है। नहीं, बेसिकली गुलाम रब्बानी ये कलरफुल नहीं होता।
हम इसको सॉफ्टवेयर इन्हांसमेंट, कलर इन्हांसमेंट के थ्रू ही देखते हैं कलर देके, अदरवाइज ये हमारे पास भी ब्लैक एंड वाइट आता है। सर जी। जी जनाब। ओके सर प्रिंसिपल काइंडली रिपीट कर दें। किसका प्रिंसिपल? ये एटॉमिक माइक्रोस्कोप। मैंने तो उसका प्रिंसिपल बताया ही नहीं बच्चे, रिपीट क्या करूं? सर जी आपने बताया नहीं भी ये किस बेस पे काम करते हैं, मतलब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? नहीं, मैंने प्रिंसिपल की बात ही नहीं की बेटा। I never talked about the principle. Where were you at that time when I was talking about the atomic force microscopy? वही सर, वो देखें सर, कोई भी डिवाइस है उसके पीछे को लॉजिक होता है जिस बेस पे होता वो है, काम बिल्कुल करता होता होगा। मैंने तो नहीं बताया कि मैं उसको रिपीट करूं। आप अपने क्वेश्चन पे जरा फोकस कीजिए बेटा, और आप अभी आपने एंट्री मारी है और आप उसको आपको लगा है। कि नो मैंने नो बताया। नो नो सर, नो सर, मैं ठीक है, पहले से भी इंट्रो हूँ सर। अभी आप ये एक काम कीजिएगा, आप ये जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग होगी इसको देखिएगा, उसमें अगर आपको समझ ना लगे तो फिर आप जो कल वाली क्लास है उसमें मेरे से इस प्रिंसिपल पे डिस्कशन कर लीजिएगा। ओके ठीक है सर। ओके गुड। सो नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दिस इज सर, द। जी आपने अभी एटॉमिक माइक्रोस्कोपी में बताया कि वो बहुत ज़्यादा मतलब जो एटम्स होते हैं वो उसको भी देख लेता है, उसका उतार चढ़ाव को, यानी काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाता है। तो सर कोई इफेक्ट नहीं होता स्पेसिमेन पे इसका? नहीं, हाँ यू आर राइट, लेकिन यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं है। अगर मैं आपको दोबारा से दिखा सकूँ, दिस इज नॉट द पेनिट्रेशन एक्चुअली। आई यूज द वर्ड दैट वी हैव अ स्टाइलस दैट इज माउंटेड ऑन द आर्म ऑफ द रिकॉर्ड प्लेयर लाइक दिस। तो इस तरह से हमारे नीचे जो स्पेसिमन है दैट इज मूविंग, और ऊपर जो एक शार्प प्रॉब है, दैट प्रॉब इज वेरी शार्प, एंड दैट प्रॉब इज एक्चुअली feeling the bumps and valleys. This is not disturbing and this is not passing through that specimen. That is a feeling the arrangement of the atoms. So atoms की जो arrangement है उसकी feel के accordingly हमारे पास जो laser measures हैं वो इस motion को detect करते हैं कि जो हमारे पास जो stylus जो probe है ये कितना sharply move कर रहा है, और उसकी बेस पे जो लेज़र है ये हमारे पास एक इमेज जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम वो एटम्स की जो भी उस प्लेन में अरेंजमेंट है, हम उस एटम्स की जो जो अरेंजमेंट है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं कि वो कहाँ से डाउन है, कहाँ पे वैली है, कहाँ पे बम्प है, तो उसको हम सिर्फ डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। ओके सर, थैंक यू। अगला है इसमें द स्टेनिंग प्रोसीजर्स। एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई टोल्ड यू दैट वी हैव टू स्टेन the microbiological specimens because under the microscopes we are unable to view the unstained microorganisms because it is difficult to view the microorganisms which do not have any background या जिनका कोई अपना कलर ना हो. So that's why we talked about different staining procedures at that time. हमने उस टाइम बात की थी कि हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, या हम उसके अलावा इससे पिछले चैप्टर में हमने एसिड फास्ट स्टेनिंग की भी शायद बात की हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम माइकोबैक्टीरियम की एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं. सिंपल स्टेनिंग की बात भी हमने की हुई है. तो दीज ऑल दीज स्टेनिंग टेक्निक्स, अभी हम इनके प्रोसीजर्स पे जाएंगे कि इनके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इनके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स कौन से इस्तेमाल होते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंपल स्टेन, इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं. कुछ होती हैं जी सिंपल स्टेन्स, कुछ होती हैं डिफरेंशियल स्टेन्स, कुछ होती हैं स्पेशल स्टेन्स, कुछ होती हैं फ्लोरिसेंट स्टेन्स. ठीक है, या फ्लोरिसेंट डाइज. तो ये चार तो इसकी बेसिक टाइप्स हैं. अब जो सिंपल स्टेन्स क्या होती हैं, दे आर वेरी सिंपल. इसमें होता क्या है कि ये सेल को एक स्पेसिफिक कलर दे देती हैं, यानी कि स्पेसिमन के अंदर, सैंपल के अंदर जितने भी सेल्स हैं ये उनको एक खास कलर दे देंगे. इसका पर्पस क्या है सिंपल स्टेनिंग का, कि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड से कंट्रास्ट डेवलप हो जाए, यानी बैकग्राउंड किसी और कलर का और जो स्पेसिमन में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन पे कोई और कलर आ जाए, just to avoid the transparent background. इसकी वजह से simple stain is there just to impart the color to the cell, and this would impart the color to all the cells that are present in the specimen. दूसरी होगी differential staining. Differential staining is the procedure of the staining in which we perform the stainings to differentiate between two different types of the cells. जैसा कि gram staining है. Gram staining में we perform the gram staining to differentiate or identify the gram positive and the gram negative. And I'm very hopeful that you have performed this experiment in the lab, और lab के अंदर शायद आपने gram staining की हो, and you have observed, I think, and I suppose you have observed the gram positive and gram negative microorganisms under the microscope. That's good.
तो ये ग्राम स्टेनिंग, दिस इज अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने डिफरेंशियल मीडिया पढ़ा था किसी ज़माने में, दैट वाज देयर टू डिफरेंशिएट बिटवीन different organism. This differential staining is there to differentiate between different organisms, जिसमें एक टाइप ग्राम स्टेनिंग की है। इसमें इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री की बेसिस पे जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट कलर अब्सॉर्ब करते हैं। इसके साथ एसिड फास्ट स्टेन थी that was used to detect the organism that do not readily take up stains. तो एसिड फास्ट स्टेन भी टाइप है डिफरेंशियल स्टेनिंग की, और बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि एसिड फास्ट स्टेन होते हैं, बाकी स्टेन नहीं होते। तो अगर हमारे पास एक स्पेसिमन है जिसमें माइकोबैक्टीरियम है और हम उसको एसिड फास्ट स्टेन करेंगे, तो सिर्फ माइकोबैक्टीरियम जो है एसिड फास्ट स्टेनिंग अब्सॉर्ब करेगा, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेन्स। अगली इसमें जो स्पेशल स्ट्रेन्स की कैटेगरी है उसमें डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेन आती हैं। कैप्सूल स्ट्रेन्स हैं, फ्लैजेला है, एंडोस्पोर्स हैं। तो ये उनके नाम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिफिक पोर्शंस को स्टेन करेंगे। जैसे कैप्सूल स्टेन जो है, कैप्सूल जो कि सेल वॉल के आउटर कवरिंग है, सेल वॉल के बाहर जो एक एक्स्ट्रा कवरिंग है उसको स्टेन करेगा। एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन जो है, एंडोस्पोर्स जो बनते हैं उसको स्टेन करने के लिए भी है एंडोस्पोर्स स्टेन। इसके अलावा फ्लैजेला स्टेन जो है उसकी स्टेनिंग के लिए ये फ्लैजेला की स्टेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, टू मार्क द फ्लैजेला विजिबल। और इसके साथ साथ फ्लोरेसेंट डाई है। फ्लोरेसेंट डाई में फ्लोरेसेंट डाइज होती हैं और फ्लोरेसेंट टैग्स होते हैं। फ्लोरेसेंट डाई और फ्लोरेसेंट टैग्स में डिफरेंस क्या है, यहाँ से हम कल बात स्टार्ट करेंगे, और कल आपका क्विज भी ले लूँगा और इसके साथ साथ हम मज़ीद पढ़ भी लेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस lecture. If you guys have any question, you may ask. Okay, so the attendance time is here, and सर जी सर अगर लॉकडाउन जो है वो जनवरी के लास्ट तक एक्सटेंड हो जाता है, हमारे फाइनल फिर भी जो है वो यूनी में ही होंगे, कैंपस में ही? बच्चे जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना उससे थोड़ी कम मेरे पास है, तो अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई नहीं आई तो अपडेट आपको कर दूंगा, और आप बल्कि आप लोगों के पास आए तो मुझे भी अपडेट कर दीजिएगा। कुछ पता नहीं है व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके जी मिस जी जी सर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो है वो तो एक्सटेंड हो चुका है, जैसे पहले लम्स जनवरी में खुलनी थी, अब वो मार्च में खुलेगी, उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। हो सकता है हमारा भी एक्सटेंड हो जाए, लेकिन अभी तक हमारे पास बिल्कुल सर एक्सटेंड पेपर्स डिले हो जाएंगे क्या? फिर तो यही होगा, बट स्टिल वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट। या हो सकता है जिस तरह लास्ट सेमेस्टर में हुए हैं फिर वैसे पेपर्स हो जाएं। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। चलें जी, इस पे बात करते हैं। मिस अदीबा असलम, शी इज नॉट देयर। अफान तारिक राना, सर। आमिना शहजाद, प्रेजेंट सर। अनिका तबस्सुम, प्रेजेंट। अनिला खान, प्रेजेंट सर। अक्सर रुखसाना, प्रेजेंट सर। अरीबा नासिर, प्रेजेंट सर। फिजा नदीम, प्रेजेंट सर। गुलाम रब्बानी, प्रेजेंट सर। इकरा शहबाज, इकरा सुहेल, इज़ा आमिर, प्रेजेंट सर। सही क्लास सुहेल। इज़ा आमिर, प्रेजेंट सर। जुवेरिया असलम, मरियम नदीम, मरवा अब्बास, प्रेजेंट सर। महरीन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल प्रेजेंट सर। मोहम्मद हारिस अब्बास खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नमान अली, यस सर। मोहम्मद साबिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उजैर, मुनज़्ज़ा शफीक, प्रेजेंट सर। निमरा नदीम, निमरा खालिक, प्रेजेंट सर। निशात,
रबिया शरीफ, राहिमा राना, प्रेजेंट सर। राना नबील, यस सर। रिदा अतहर, प्रेजेंट सर। सहर साजिद, सैफुल्ला मलिक, यस सर। सहरिश, प्रेजेंट सर। सुंदस अरूज अफशा, यस मैम। सैयद करामत हुसैन शाह, प्रेजेंट सर। उस्मान, सर उस्मान, राबिया शरीफ प्रेजेंट। राबिया, अब आप कहाँ से आ गई हैं? ओके, उस्मान is not there. वानिया मंसूर, जैनब, प्रेजेंट सर। जाकिरुल्लाह, यस सर। जिरवा राहत, सर वो प्रेजेंट थी, उसका अभी नेट डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा जी, चलें ठीक है जी, we'll see you tomorrow with some new topics. Bye bye, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ सर।